हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मनिया है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मनिया स्टडी पॉइंट। जैसे आपको पता है कि गीतांजलि क्लासेस पर ही हमारी नियमित रूप से कक्षाएं चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉलिटी और यूपी स्पेशल आपको पढ़ाया जा रहा है। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ इंक्लूड ही होता है, एक ही समावेशन होता है उसका, तो दोनों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। और एक अन्य विषय यूपी स्पेशल आपको पढ़ाया जा रहा है। तो हमारी गीतांजलि क्लासेस से जुड़ने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गीतांजलि क्लासेस के लिंक को सेंड करें और शेयर करें, क्योंकि आप अगर हमारे से जुड़ना चाहते हैं नियमित रूप से तो इससे अच्छा माध्यम आपको नहीं मिल सकता। हमारी एप्लीकेशन का नाम है गीतांजलि क्लासेस एप्लीकेशन और हमारा बैच कोड है हिम PCS 01। ठीक है, तो जैसे संवैधानिक विकास चल रहा है और संवैधानिक विकास में पिछला वीडियो जो देखा आपने उसमें 1919 का अधिनियम हमने पढ़ा था, है ना। उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, है ना। तो उन्हीं को ही आगे बढ़ाते हुए आपको पता है कि उसमें एक समिति भी बनाई गई थी जो 10 साल बाद क्या करनी थी, जो उस अधिनियम की जांच करती। तो वास्तव में अब समझिएगा, जो ये 1935 का अधिनियम आया, देखिएगा थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लीजिएगा, क्योंकि तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि बुक्स में वो तथ्यात्मक नहीं आपको मिलता, क्योंकि एक बौद्धिक विचार करने के बाद में वे तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं जो एग्जामिनर पूछता है ना। तो आप इतना एनालिसिस नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है, किसका, आयोग का, कि वह किस प्रवृत्ति के प्रश्न को रखता है। तो इसी सब चीज़ों को समझते हुए हम आपको इसीलिए पहले उसकी पृष्ठभूमि समझा देते हैं, क्योंकि पृष्ठभूमि आप समझ गए, उसके तथ्यात्मक आप चीज़ों पर आपने एक बार नज़र डाल ली, है ना, सुन लिया, तो प्रश्न कैसे भी घुमाकर आपको दे दिया जाए आप उसे गलती नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 1935 का अधिनियम वास्तव में समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ पर जो बनता है यह बनता है कि सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा है। तो वास्तव में सबसे बड़ा अधिनियम यही था, सबसे बड़ा अधिनियम यही था, सबसे बड़ा। क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में। और इसी में ही क्या होगा देखिएगा, समझिएगा, इसका कारण है, यहाँ पर कारण लिखा हुआ है, नोट्स आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, होता क्या है, दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है देखिएगा, सबसे बड़ा अधिनियम। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा संविधान है, जो वर्तमान में हमारा संविधान है, उसका 1/3 भाग किस अधिनियम से लिया गया है। तो वास्तव में वह भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। अगर वह प्रतिशत की बात करें तो 70% भाग हमारे संविधान का कहां से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में। अब इसी के तहत होता क्या है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, सबसे बड़ा अधिनियम, इसमें मूल रूप से कितने थे, 14 भाग थे, 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी और 3 सूचियां थी, 3 सूची थी। क्लियर पॉइंट। अब सूची आपने पढ़ाई होगा, 3 सूची होती है ना, क्या होती है, 3 सूची होती है। कौन कौन सी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। पहली है संघीय सूची, संघीय सूची अर्थात विषय। क्लियर पॉइंट आ रही बात समझ। यानी कि किया क्या गया, किया ये गया कि इस अधिनियम के माध्यम से जो शासन था हमारा, जो शासन था, शासन के लिए क्या बनाए गए, विषय बनाए गए। क्या बनाए गए, विषय बनाए गए, और वे विषय ही वास्तव में क्या कहलाए, वही क्या कहलाए, सूची कहलाए। वही क्या कहलाए, सूची कहलाए। पहला कौन सा है, संघीय सूची, यानी कि जो केंद्र, इसे केंद्र सूची भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्र सूची भी बोलते हैं। क्लियर पॉइंट आ रही बात समझ। यानी कि केंद्र में सिर्फ, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, केंद्र सूची की बात कर रहे हैं, केंद्र में कोई भी आप नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो वो सिर्फ केंद्र में लागू होगा, है ना। किस में लागू होगा, केंद्र में लागू होगा। क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में। अगर हम बात करें अब कि इसमें कितने विषय थे, तो वास्तव में इसमें 29 विषय थे, सॉरी 59 विषय थे, 59। कितने विषय थे, 59।
अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से विषय महत्वपूर्ण थे इसमें, तो ये भी प्रश्न बनता है। तो इसमें सुरक्षा को रखा गया, किसको रखा गया, सुरक्षा को रखा गया, विदेशी मामलों को रखा गया, किसको, विदेशी जो मामले होते हैं उनको रखा गया। पॉइंट क्लियर है, आर्य भाषा में। इसी में ही मुद्रा को रखा गया, वह डाक को रखा गया, वह तार को रखा गया। क्लियर है पॉइंट आर्य भाषा में। इसी में ही संघ लोक सेवा को भी रखा गया। पॉइंट क्लियर है आर्य भाषा में। अगर हम आप बात करें कि दूसरी सूची कौन सी थी, ये पहली है, दूसरी सूची कौन सी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे हम बोलते हैं प्रांतीय सूची। क्या बोलते हैं, प्रांतीय सूची, या इसे बोलते हैं हम राज्य सूची। क्या बोलते हैं, राज्य सूची बोलते हैं। तो इसमें कितने विषय थे, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसमें कितने विषय थे, तो इसमें 54 विषय थे। कितने, 54 विषय थे। अब आप इसमें पूछा जाए कि महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से थे, तो उनको भी आप लिख लीजिएगा। इसी में ही आपकी शिक्षा, क्या, इसी में ही आपकी शिक्षा, इसी में ही आपका भू राजस्व, भू राजस्व था। अगर और बात करें जितने भी सार्वजनिक स्वास्थ्य है ना, तो स्वास्थ्य भी इसी में लिया गया। क्या, स्वास्थ्य भी इसी में रखा गया। आर्य बात समझ में, क्लियर पॉइंट। न्याय भी इसी में रखा गया। क्या, न्याय भी इसी में रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्थानीय महत्व होते हैं वो सब विषय इसी में ही रखे गए। अब अगर हम बात करें कि तीसरी सूची कौन सी थी, उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची बोलते हैं। समवर्ती सूची में अगर हम विषयों की बात करें तो कितने विषय थे, 36 विषय थे। अब 36 में भी महत्वपूर्ण कौन कौन से थे उनको आप देख लीजिएगा एक बार। दीवानी इसमें रखी गई, दीवानी के विषय सब इसी में। फौजदारी इसमें, फौजदारी भी इसी में थी। क्लियर पॉइंट। कानून भी इसी में था पूरा, कानून के विषय जो होते हैं। विवाह तलाक, विवाह तलाक सब इसी में था। कारखाने, कारखाने भी इसी में थे। श्रम कल्याण भी इसी में था। ये इसके महत्वपूर्ण विषय थे। क्लियर पॉइंट आर्य भाषा में। देखिएगा होता क्या है कि आपको पता ही है कि जब कोई विधेयक आता है तो वह राज्यसभा या लोकसभा में पारित होता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वह राष्ट्र के प्रमुख के पास जाता है, अर्थात राष्ट्रपति के पास जाता है। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर नहीं होते हैं तब तक वह कानून नहीं बनता है, विधेयक ही रहता है। क्लियर पॉइंट, बिल ही रहता है ना, क्या रहता है, बिल ही रहता है। एक्ट कब बनता है, जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, या हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं, यानी कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, जब तक उसके हस्ताक्षर ना हो तब तक वह कानून नहीं बनता है। अब समझिएगा इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। केंद्र सूची केंद्र के विषयों पर है ना कानून बनाएगी, जबकि राज्य सूची अर्थात प्रांतीय सूची राज्य सरकार कोई विषय पर कानून बनाना चाहती है तो वह राज्य सूची के तहत बनाएगी। समवर्ती सूची क्या होती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची क्या है इसको समझिएगा। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राज्य के पास भी होते हैं और केंद्र के पास भी होते हैं, है ना। तो इस पर क्या होता है कि राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। लेकिन आप अंतर को समझिएगा, दोनों तो बना रहे हैं, लेकिन राज्य सूची ने किसी विषय पर कानून बनाया, है ना, क्या बनाया कानून, सपोज दैट नदी पर बनाया, जल पर बनाया। अब जल पर राज्य ने क्या बना दिया, कानून बना दिया है। अब केंद्र ने भी उसी जल पर, उसी विषय पर ही कानून बना दिया है केंद्र ने भी। तो ज्यादा प्रभावी कौन सा होगा, तो ज्यादा प्रभावी कौन सा होगा, वह केंद्र ने जो नियम बनाया है वह प्रभावी होगा, है ना। यानी कि राज्य ने जो नियम बनाया है वह अपने आप ही क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर पॉइंट। चलिएगा आइएगा आगे चलते हैं। देखिए तो ये चीज आपने समझ ली है। चलो भैया नोट्स बनाते रहिएगा, जो चीजें हम समझाते हैं उनको भी आप नोट आउट कर लिया करें अपनी नोट्स में, है ना, क्योंकि एक तथ्यात्मक विचारधारा आपके दिमाग में बन जाएगी तो प्रश्न कैसे भी मिल जाए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा फैक्ट समझिएगा, देखिएगा पहला फैक्ट क्या है, अंतिम भारत शासन अधिनियम भी इसी को ही कहा जाता है।
प्रश्न बनता है कि अंतिम भारत शासन अधिनियम कौन सा है, तो अंतिम भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। अब अगर कहें हम बात कि वास्तव में जो 1919 का, इसका 1919 का क्या था, प्रस्तावना थी, तो प्रस्तावना का अभाव किस एक्ट में मिलता है, तो वास्तव में प्रस्तावना का अभाव भारत शासन अधिनियम 1935 में मिलता है। लेकिन बाद में समझिएगा, लेकिन बाद में 1919 के अधिनियम का प्रस्तावना भी इसी में ही किया गया। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में। किसका, 1919 अधिनियम की प्रस्तावना को भी इसमें शामिल किया गया। पॉइंट क्लियर है, ठीक है, इसमें ही जोड़ा गया। क्लियर है पॉइंट, यहां तक बात समझ में आ रही है, चलेगा। अब समझिएगा कि कारण ये बनाया क्यों गया, इसका कारण क्या था। तो वास्तव में 1919 में आपको पता ही है कि एक आयोग बना था, है ना, जो 10 साल बाद क्या करनी थी, जिसको जांच करनी थी कि ये अधिनियम सही से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया, 1919 के अधिनियम की विचारधारा को रखते हुए इस अधिनियम को बनाया गया। अब हुआ क्या, साइमन कमीशन जी ने, साइमन कमीशन आप सुनते हैं, है ना, तो साइमन ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की, ठीक है। उसके बाद में साइमन जी के बाद में नेहरू जी ने भी एक रिपोर्ट पेश की। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन भी हुए। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। 3 गोलमेज सम्मेलन, ये सब कार्य हो क्यों रहा है इसको समझिएगा। क्योंकि हो क्या रहा था, असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था। क्या था, चरम सीमा पर था असहयोग आंदोलन। तो उसके दमन के लिए क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 को लाया गया, है ना। तो हुआ क्या, साइमन रिपोर्ट आई, उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट आई, उसके बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन होता क्या है, जो ब्रिटिश की संसद है, वास्तव में वहां पर जो मेज है वह गोल है। कैसी है, गोल है। तो जो वहां पर मीटिंग होती है उसे ही क्या कहा गया, गोलमेज सम्मेलन कहा गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और सबसे बेकार या सबसे कम प्रभावी या जिसका कोई भी अर्थ न निकला वह गोलमेज सम्मेलन कौन सा था, वह तीसरा ही गोलमेज सम्मेलन था, है ना। गांधी जी आए, जब उन्होंने भारत के देश को, भारत की जनता को संबोधित किया, तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि सबसे बेकार गोलमेज सम्मेलन यही रहा। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसी में ही क्या हुआ कि सरकार का श्वेत पत्र आया। क्या आया, सरकार का श्वेत पत्र आया। श्वेत पत्र क्या होता है, श्वेत पत्र वह होता है कि जिसमें जो प्रशासन होता है ना, तो प्रशासन अपना जो भी कार्य, कल्याणकारी कार्य कर रही है या जो भी वह योजना बना रही है, उसे स्पष्ट तौर पर सबको क्या कर देती है, प्रकाशित कर देती है ना, कि भैया हम ये कार्य कर रहे हैं, है ना, ये हमारी योजनाएं हैं। तो उन्हें क्या कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। उसे क्या कहा जाता है, श्वेत पत्र कहा जाता है। कहीं कहीं पर अलग नाम है, अलग अलग देशों में येलो भी बोलते हैं, ग्रीन भी बोलते हैं, हरा पत्र, है ना, पीला पत्र। तो हमारे यहाँ पर क्या है, श्वेत पत्र है। यानी कि इसमें निष्पक्ष बात लिख देती है सरकार कि सरकार क्या करना चाह रही है और क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं। तो वह जब लिखित रूप में आ जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, श्वेत पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वेत पत्र। तो इन सब कारणों के कारण ही क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में। असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था, इसलिए रिपोर्ट आ रही थी, है ना, और इन रिपोर्टों के कारण ही क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान किया गया। अब समझिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, लॉर्ड लिथगो के द्वारा लाया गया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 किसके द्वारा लाया गया, तो लॉर्ड लिथगो के द्वारा लाया गया। और यहां पर जब हस्ताक्षर किए थे किसने, उस समय ब्रिटेन में सम्राट थे। कौन थे, सम्राट। तो सम्राट के हस्ताक्षर कब हुए इस पर, यह भी डेट पूछी जाती है, याद रखिएगा। 4 अगस्त 1935 को सम्राट के हस्ताक्षर इस पर किए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 पर किए गए। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। चलिएगा, अब प्रश्न ये भी बनता है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना
किस अधिनियम के तहत हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई, अखिल भारत संघ की स्थापना। अब इसमें 3 भागों में इसको बांटा गया, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक थे आपके ब्रिटिश प्रांत, कौन थे? ब्रिटिश प्रांत थे, और ब्रिटिश प्रांत की संख्या कितनी थी? 11 थी। और 11 में भी बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जो 5 थे वो कैसे थे? एक सदनात्मक थे, यानी कि उनमें क्या थी? सिर्फ एक ही सदन थी, 2 सदन नहीं थी। जबकि 6 जो थे उनमें क्या थी? द्विसदनात्मक था वह, यानी कि उसमें कितनी सदन थी? 2 सदन थी। अब दूसरा जो था, दूसरा जो हमारा भाग था वह कौन सा था? चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी वास्तव में संख्या कितनी थी? 6 थी। कितनी थी? 6 थी। क्लियर पॉइंट। अब इसमें ही क्या थे? इसमें ही देसी रियासत भी थी, यानी कि क्षेत्रों में बांट दिया गया है ना, है ना? क्षेत्रों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। क्लियर पॉइंट। आर्यवासम में इसी में ही क्या थी? देसी रियासत है। देखिए अलग अलग बुक में संख्याएं अलग अलग होती हैं, कुछ में 500 से अधिक होती हैं। वैसे प्रश्न कभी बनता नहीं है क्योंकि हर बुक्स में अलग अलग होता है ना? क्लियर पॉइंट। क्योंकि यहाँ से आप मेरठ से थोड़ा सा आगे चले दिल्ली तक तो 11 पड़ती थी रियासतें। कितनी? 11 रियासतें पड़ती थी, है ना? 11-12 के आसपास ही थी। तो संख्याओं पर आपको नहीं जाना है, देसी रियासत की। क्लियर पॉइंट। आर्यवासम में कभी प्रश्न नहीं बनता है क्योंकि आंकड़ा अपूर्ण रहता है। आगे चलिए देखिएगा होता क्या है कि बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसी के तहत क्या किया गया कि जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को शुरू कर दिया गया। वह भी कैसे? द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक कैसे? संघीय विधानसभा और संघीय सभा के नाम से। क्लियर पॉइंट। आर्यवासम में जो संघीय विधानसभा थी उसकी संख्या कितनी थी सदस्यों की? वास्तव में 375। उनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 375। और 375 में से 225 जो है वास्तव में क्या थे? वे देसी रियासत थी। क्या थे? देसी रियासत। जबकि जो संघीय सभा थी उसमें कितने थे? 260 सदस्य थे, जिसमें से 104 सदस्य देसी रियासत से थे। क्या थे? देसी रियासत से थे। पॉइंट क्लियर है? आर्यवासम समझ में यहाँ तक? ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ था इसमें, और ये पूछा भी जाता है ना? ध्यान रखिएगा इसको, ये प्रश्न बनता है। देखिएगा संघीय विधानसभा जो है ये वास्तव में विधान परिषद के बराबर है ना? किसके? विधान परिषद। जो हमारी विधान परिषद है उसके समान है ना? विधान परिषद। और ये जो संघीय सभा है ये विधानसभा के समान है। अब आपसे प्रश्न यहाँ पर कैसे बनेगा? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि उच्च सदन कौन सा था? तो वास्तव में उच्च सदन संघीय विधानसभा या विधान परिषद था। इसका नाम दूसरा क्या बताया हमने? विधान परिषद। और संघीय निम्न सदन कौन सा था? निम्न सदन संघीय सभा या विधानसभा था। क्लियर पॉइंट? आर्यवासम में यहां तक क्लियर पॉइंट। अब एक चीज और समझिएगा बिल्कुल ध्यान से कि क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं कि द्वैध शासन। द्वैध शासन इसमें क्या था वास्तव में? इसमें सुरक्षा, विदेशी, बिल्कुल ध्यान सुनना है, विदेशी मामले, विदेशी मामले यानी कि उनका संबंध जो था विदेशी संबंध, धार्मिक, जो धार्मिक मामले थे वो सब द्वैध शासन के तहत किसके? द्वैध शासन इसलिए हो गया ना कि इनको बांट दिया गया ना, प्रशासन को 2 भागों में बांट दिया गया, संघीय विधानसभा और संघीय सभा के रूप में। तो द्वैध शासन के तहत सुरक्षा, विदेशी मामले अर्थात उनके संबंध या धार्मिक मामले, इन पर क्या था? बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित थे। यानी कि अभी भी किसके पास थे ये सब मामले? ये अभी भी जनरल गवर्नर के हाथों में थे। कौन से मामले? सुरक्षा, विदेशी मामले यानी कि संबंध या धार्मिक मामले। क्लियर पॉइंट? आर्यवासम में। अब एक चीज और समझिएगा कि इस द्वैध शासन के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल था आपका, क्या था? मंत्रिमंडल, है ना? जो मंत्रिमंडल था व्यवस्थापिका
व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था, उत्तरदायी था। क्लियर पॉइंट? यानी कि द्वैत शासन में जो मंत्रिमंडल था वह व्यवस्थापिका के प्रति क्या था? उत्तरदायी था। क्लियर पॉइंट? यहीं पर ही आप नोट करके एक और चीज लिखिएगा कि परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता था इन क्षेत्रों में? ब्रिटिश संसद। कौन कर सकता था? ब्रिटिश संसद यानी कि सदन कर सकती थी। इसमें परिवर्तन कौन कर सकता था? ब्रिटिश संसद इसमें परिवर्तन कर सकती थी। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी ये। चलेगा, आगे चलते हैं। ठीक है, चल लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो भैया लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे, बिल्कुल प्यार से, तेजी नहीं है बिल्कुल भी। आइएगा, देखिएगा इसी में ही क्या किया गया कि केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया, है ना। ये चीजें हमने आपको बताई दी अभी, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस पर हमने विचार कर ही दिया है, प्रकाश डाल दिया है। इसी के तहत क्या किया गया? एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी? एक संघीय न्यायालय की स्थापना कहां पर? दिल्ली में की गई। कहां पर की गई? दिल्ली में की गई। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दिल्ली में की गई, इसको समझिएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। कभी आप कंफ्यूजन रहे आपको, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, है ना। ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, हम बार बार बोल रहे हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय वो होता है कि उसके बाद आप कहीं पर अपील नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि सर हम तो राष्ट्रपति के पास में अपील कर सकते हैं। नहीं, राष्ट्रपति के पास में आप अपील नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के पास में जाकर आप दया याचना करते हैं, अपील नहीं करते हैं। राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो आपको सजा से मुक्त कर सकते हैं, पर आप वहां पर अपील नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में क्या होती है? स्वतंत्र होती है। क्लियर है पॉइंट? लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं कहलाया? क्योंकि अगर यहां पर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप अपील कर सकते हैं। कहां पर कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवी काउंसिल में आप अपील कर सकते थे। अब ये प्रीवियस काउंसिल कहां पर है भाई? ये लंदन में है। कहां है? लंदन। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तथ्यात्मक रूप से पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, फेडरल न्यायालय था। इसे फेडरल बोलते हैं। आप आगे पढ़ेंगे, जब न्यायालय आपको पढ़ाएंगे हम, तो इसमें बताएंगे कि फेडरल कौन सा होता है ना। तो ये फेडरल था, है ना। फेडरल में आज पता भी लग गया होगा आपको कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, फेडरल था। क्योंकि इसके बाद आप अपील कहां कर सकते थे? प्रीवियस काउंसिल जो लंदन में था। जब ये दिल्ली में बनाया गया, इसकी स्थापना हुई भाई संघीय न्यायालय की, तो वास्तव में जो न्यायाधीश थे उन न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8। न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और 8 में से एक कौन था? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश था, है ना। और उसका नाम भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। उसका नाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो लिख लीजिएगा मॉरिस गुआयर। क्या नाम था? मॉरिस गुआयर। अब एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया, और 7 क्या हुए? अन्य न्यायाधीश हुए। 7 क्या है? अन्य न्यायाधीश। अब इन 7 अन्य न्यायाधीशों में से भी 2 न्यायाधीश जो हैं वह भारत के होंगे, अर्थात भारतीय होंगे। क्या होंगे? भारतीय। तो यहां से भी प्रश्न बनता है कि वे 2 भारतीय कौन कौन से थे, तो उनका नाम समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। एक आपके मुस्लिम थे, है ना, एक आपके मुस्लिम थे, है ना। क्या नाम था उनका? MS सुलेमान, है ना। एक हमारे मुस्लिम समुदाय के थे भारतीय, और दूसरे कौन से थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, MR जैकर। ये 2 व्यक्ति कौन थे? जो अन्य न्यायाधीश के अंतर्गत आते थे, जिनकी संख्या 7 थी। क्योंकि 2 न्यायाधीश कौन होते थे? भारतीय होते थे। और वो दोनों भारतीय कौन कौन से थे? SM सुलेमान और MR जैकर। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अब आपसे प्रश्न ये भी बनता है कि इन्होंने कार्य कब शुरू किया? इस न्यायालय का कार्य कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा, डेट को नहीं भूलना है
1 अक्टूबर 1937 में यहाँ पर कार्य चालू हो गया था। क्लियर पॉइंट। 1 अक्टूबर 1937 में यहाँ पर संघीय न्यायालय में कार्य चालू हो गया था। ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं। इसी के तहत आरबीआई की स्थापना भी की गई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, लिख लीजिएगा इसको भी। इसी के तहत क्या किया गया, आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। क्लियर पॉइंट। आ रही है बात समझ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत परिषद समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जो भारत परिषद होती थी है ना, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन भारत सचिव का पद ऐसे ही बनाए रखा, उसको समाप्त नहीं किया, उसकी परिषद को समाप्त कर दिया है, लेकिन भारत सचिव का पद अभी भी बना हुआ है। क्लियर है, तथ्यात्मक अंतर समझ लीजिएगा। ठीक है, अब वायसराय जो थे, अब दोबारा से उन वायसराय को क्या कहलाने लगे, वायसराय अब दोबारा से गवर्नर जनरल कहलाने लगे, है ना, वायसराय कहलाने लगे थे, है ना। अब वायसराय दोबारा से, ये भी प्रश्न बनता है कि दोबारा से गवर्नर जनरल की पद्धति कब स्टार्ट हुई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शुरू की गई। क्लियर पॉइंट। आ रही है बात समझ में। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, जो 1919 में क्या किया था, पृथक निर्वाचक मंडल था, उसका प्रावधान आया था, तो अब क्या कर दिया गया, इसका विस्तार कर दिया गया। वहां पे प्रावधान आया था, अब क्या कर दिया गया है, विस्तार कर दिया गया है, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन की यहाँ पर क्या हो गया है, विस्तार हो गया है। अंतर को समझिएगा, प्रारंभ अलग होता है, विस्तार अलग होता है। प्रारंभ अलग होता है, विस्तार अलग होता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचक का विस्तार यहां पर देखने को मिलता है ना। ये भी प्रावधान था। किन किन को भाई, आंग्ल भारतीयों को, जिन्हें आप एंग्लो इंडियन कहते हैं, ईसाइयों को, किसे, ईसाइयों को, यूरोपियन को, ठीक है, और हरिजनों को। पूना एक्ट सुना है, पूना एक्ट इसी से संबंधित है, क्योंकि इन्हें भी पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था भाई। ठीक है, अंबेडकर जी के साथ में बैठक हुई थी ना गांधी जी की पूना एक्ट में। ठीक है, चलिएगा, हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको, है ना। अभी तो हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, कि क्योंकि प्रश्न यहाँ पर बार बार परीक्षाओं में बनते हैं और पूछे जाते हैं। एक चीज बिल्कुल ध्यान से सुननी है कि ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि किया क्या गया, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, क्योंकि ये उपनिवेश था ना। आ रही है बात समझ में। और वास्तव में मुंबई से किसको, मुंबई से सिंध को अलग कर दिया गया। किसको, सिंध, क्योंकि मुंबई और सिंध एक थे। वास्तव में सिंध के साथ में उड़ीसा भी था, है ना, क्या था, उड़ीसा। तो इन्हें भी क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। क्लियर पॉइंट। आ रही है बात समझ में। तो यहां तक सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी, इनको आप बिल्कुल ध्यान से एक बार लेक्चर को सुनिएगा और फिर उसके बाद में आप नोट्स बनाइएगा। क्लियर पॉइंट। आ रही है बात समझ में। चलेगा, अब इस एक्ट को कुछ संज्ञाएं भी दी गई है ना, इस एक्ट को कुछ संज्ञाएं भी दी गई हैं, तो उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। आइएगा, समझिएगा। पंडित नेहरू जी ने क्या कहा, इस अधिनियम को ऐसा इंजन था जिसके चारों ओर ब्रेक लगे हैं, जिसके चारों ओर क्या लगे हैं, ब्रेक लगे हैं। जिन्ना जी ने क्या कहा इसको, यह पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा एक्ट है। आ रही है बात समझ में। तो ये भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये सब चीजें हमने बता दी हैं, है ना, कुछ चीज रहा तो नहीं, चलेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा भैया, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, जो नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, और गीतांजलि क्लासेस से जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू।